Hello friends, hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss education premises questions of Unit 4, 7 and 8. जो आपके premises questions में आ चुका है, जो आपके Unit 4 से belong करता है, that means your teacher education. 7th होती है आपकी pedagogy, andragogy and assessment and 8 है आपकी technology and education. तो ये तीनों units के जो questions आपके premises questions के, तो उसका आज हमारा part 4 है. In the previous sessions we have completed many questions. So today I'm going to start. Which of the following online learning destination founded by Harvard and MIT in 2012 MIT? ठीक है, which offers courses from the world's best universities and institutions to learners everywhere? वो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस है जो ऑफर करती हैं कोर्सेज लर्नर्स के लिए हर जगह? आपको बताना है CMCA है, EDX है, लिंक्डइन है या मूडल है. जो आपका EDX है, यहाँ बहुत आराम से आप ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हम वर्ल्ड्स की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कराते हैं, इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, जहाँ पे लर्नर्स बहुत इजीली देख सकते हैं. सबसे बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं. तो आपका आंसर हो जाएगा EDX. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. यहाँ पर आपको मैचिंग दी हुई है. लिस्ट 1 में आपको करिकुलम का मॉडल दिया हुआ है और जो लिस्ट 2 है उसके अंदर ये दिया कि किसने दिया ये मॉडल. ठीक है, जो आपको इफेक्टिवनेस मॉडल है वो ब्रेडले ने दिया है. देख लेते हैं इसको आगे. जो इफेक्टिवनेस मॉडल है वो हमें ब्रेडले ने दिया है. लुक्स एट हाउ इफेक्टिवली द करिकुलम मीट 10 प्री एस्टैब्लिश्ड इंडिकेटर्स, कि कैसे आपका जो करिकुलम है वो कैसे सारे इफेक्टिवली इंडिकेटर्स को जो है फुलफिल कर रहा है, मीट कर रहा है. ठीक है. गोल फ्री मॉडल जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन में यूज किया जाता है, इन विच the official or stated program goals and objectives are screened from the evaluator. फिर आता है आपका क्रिक पैट्रिक का, जो जिसमें अंदर 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन के आते हैं कि रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर थॉट्स अबाउट द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स रिजल्टिंग लर्निंग, कि कैसे स्टूडेंट्स ने लर्न किया, कैसे उनकी नॉलेज इनहेंस हुई है थ्रू द ट्रेनिंग, स्टूडेंट का क्या बिहेवियर चेंज हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है जब उसने इस ट्रेनिंग को लिया है और क्या रिजल्ट्स आए हैं. तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं क्रिक पैट्रिक का जो इवैल्यूएशन मॉडल होता है. लास्ट हमारा है कंटिनेंस मॉडल, जो कि हमें रॉबर्ट स्टेक ने दिया था. इट एग्जामिन्स बेसिस ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम सच एज द बैकग्राउंड फिलॉसफी एंड पर्पस. किस पर्पस के लिए कौन सा मॉडल बनाया गया था, तो ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में इसमें दी हुई है. इफेक्टिवनेस मॉडल हमें किसने दिया था? ब्रैडले ने. गोल फ्री मॉडल में स्क्रीवन का था. 4 लेवल ट्रेनिंग जो था ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल के पैट्रिक का था. और हमारा काउंटेनेंस मॉडल था हमारा रॉबर्ट स्टेक का. इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है विच इज योर करेक्ट आंसर. So the next question is, given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. That means आपको यहाँ assertion A given है, reason R given है. यहाँ पे आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि दोनों statements आपकी सही है कि नहीं है, and the reason, जो reason दिया गया है इसका, क्या वो explanation है कि नहीं है. तो हम पढ़ लेते हैं. द रिविजन एंड रीवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल स्ट्रक्चर. रिविजन करना, रीवैम्प करना सारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर का, इंक्लूडिंग उसका रेगुलेशन, उसकी गवर्नेंस जरूरी है, बहुत जरूरी होता है. आपका जो भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो भी आप एस्पेक्ट को लेके चल रहे हो, उसको कंप्लीट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल ठीक बात है. एजुकेशन सिस्टम जो होता है फेस करता है अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस. दैट मींस जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है. रेगुलरली आप कोई ना कोई चीजें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो एग्जिस्टेंस जिनका पास्ट में था, सब चीजें सारे चैलेंजेस एजुकेशन सिस्टम आपका रेगुलर लेवल पे, एवरीडे लेवल पे फेस करता है. दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है. दैट मींस आपका असर्शन एंड रीजन आर दोनों ठीक है. लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम की बात की गई, यहाँ बात की गई एजुकेशन सिस्टम की, कि वो कौन से चैलेंजेस फेस करता है. यहाँ बात की गई कि जो रेगुलेशन है, गवर्नेंस है, रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशनल स्ट्रक्चर के लिए. दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. दैट मींस assertion A and the reason R both are correct, but R is not the correct explanation of A. ये देखिए आंसर थोड़ा इसमें यहाँ आ गया जो मैंने लिखा था. that the challenge is something new and difficult which requires great effort and determination. चैलेंज क्या होता है? कुछ भी नई चीज, कुछ भी नई डिफिकल्टी, कुछ भी नया चैलेंज आप करना चाह रहे हैं, कोई भी एक एफर्ट आप लगा रहे हैं किसी चेंज के लिए. सही बात है, आपके एजुकेशन सिस्टम में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं. पहले आप सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते थे, अब आपका ऑनलाइन ई लर्निंग हो गया है. तो हर चीज में काफी चेंजेस आ ही रहे हैं आपके, नो डाउट, हमारे एजुकेशन सिस्टम में. So the next is most important instrument used in the process of competency based evaluation. आपको बताना है इनमें से वो कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो किस लिए यूज किया जाता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंट लेवल पे इवैल्यूएशन किस में की जा रही है? क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स में,
अब जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है, या जब आपका नॉर्म नॉर्म रेफरेंस्ड होता है, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, किसमें आपका कॉम्पिटेंसी लेवल पे इवैल्यूएशन चेक किया जाता है, तो वो होता है आपका क्राइटेरियन। क्योंकि यहाँ पे आपका जो होता है आपका कंपेयर किया जाता है, दैट मीन्स आपके अंदर एक स्पेसिफिक स्किल्स देखी जाती है। जो हमारा, अगर हम नेट के एग्जाम का एग्जांपल ले लें, ये आपका कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस का। आपका क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। तो इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंस लेवल पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है। फेस टू फेस एक डिफरेंट चीज हो जाती है। नॉर्म रेफरेंस जब आप एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट जो आपका स्कूल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिया जाता है प्रॉपरली, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जिसमें सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट, या फिर पब्लिक प्राइवेट। देखिए प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। इसमें या तो आपका कई बार सेल्फ फाइनेंस की भी सीट्स बहुत होती हैं, उसमें एडमिशन हो जाता है। और गवर्नमेंट वगैरह में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्राइवेट में अच्छी फीस देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। कम परसेंटेज वाले बच्चों का भी हो जाता है। तो जो मैक्सिमम एनरोलमेंट होता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें भी आपको मैचिंग की हुई है। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, आपको चीफ टेनिट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको फोरम्स गिवन है, जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो आपके लिए मैच करना बहुत आसान हो जाएगा। वर्चुअल लैब्स जो आप वर्चुअली करते हैं, दैट मीन जहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता। ठीक है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या होती है, जो 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स दिए थे, ताकि रूरल एरियाज में भी बच्चे उसके थ्रू एजुकेशन ले सके। ई यंत्र, ई यंत्र क्या होता है, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट दिया जाता है, फुल्ली इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट दिया जाता है कि नॉलेज एक्वायर की जा सके। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे आपके जितनी भी रिपोजिटरी होती है वो सब चीजें बहुत आसानी से, तो इस बेसिस पे हम बहुत आसानी से इसको मैच आउट कर सकते हैं। जो वर्चुअल लैब की बात करता है, सॉरी पहले हम देख लेते हैं, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो। आप बहुत इजीली सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी के बेसिस पे अपनी रिपोजिटरी, जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या लर्निंग रिसोर्सेज की बात की जा रही है, सॉरी यहाँ पे जो है नेशनल डिपोजिटरी में, डिजिटल लाइब्रेरी में आप जो भी लर्निंग रिपोजिटरी आपकी है, आप आसानी से देख सकते हैं। एक सिंगल विंडो पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं, वर्चुअली आप चीजें देख सकते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग। फिर आता है आपका, प्रोवाइड्स अ फुल्ली इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। ये है ना पूरा ई वर्चुअल लैब की बात की जा रही है कि आप वर्चुअली, अच्छा सॉरी ये मैंने बताना भूल गई, ये ई यंत्र का था आपका। ट्रेनिंग देना टीचर्स को, स्टूडेंट्स को थ्रू वर्कशॉप वेयर पार्टिसिपेंट्स टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग के बारे में। यहाँ पे वर्चुअल मतलब ई लर्निंग एक तरह से आप समझ लीजिए, आप वर्चुअली करते हैं सब काम, एक्सपेरिमेंट्स करना, डाटा कलेक्ट करना, नॉलेज एक्वायर करना थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, बट सब वर्चुअली, फिजिकली आपको प्रेजेंट नहीं होना। अब 32 हाई चैनल की बात कौन करता है, हमारा स्वयं प्रभा। तो ये 32 चैनल्स की बात जो करते हैं, ताकि सब बच्चों को अच्छे से और कॉस्ट इफेक्टिव वे में रूरल एरियाज में बच्चों को एजुकेशन मिल सके। तो आंसर थर्ड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इसमें आपको 5 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दी गई हैं ई लर्निंग की, जो हम ई लर्निंग में यूज करते हैं, उसको सीक्वेंस में लगाना है। कैसे आप इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट हम क्लास में जब जाएंगे, जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आप पहले इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, गाइड नहीं, आप गाइडेंस नहीं देंगे। गाइडेंस तो आप तब देंगे जब आप डिसीजन ले लेंगे। कंप्यूटर एंड मैप टेक्नोलॉजीज अलाउ लर्नर्स टू टेक देयर ओन डिसीजन टू फॉलो लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द पेजेस। जब आप इंस्ट्रक्शन मतलब ई लर्निंग की बात अगर की जा रही है, तो जो कंप्यूटर है, जो वेब टेक्नोलॉजीज है, उसके बारे में लर्नर्स को आप अलाउ करेंगे। दैट मीन्स आप यहाँ डिसीजन लेंगे कि अब आप इन लिंक्स के, जो लिंक्स आपको गिवन है, इनके थ्रू अब आप करना स्टार्ट करें। तो सेकंड हो जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, कि अब आप क्या कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे चीजों को कोलैबोरेट कर रहे हैं थ्रू ईमेल, असिंक्रोनस डिस्कशन ग्रुप के बेसिस पे आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर आता है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस। उसके बाद आप कैसे जो लर्निंग आपने की उनको आप कैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके अपॉर्चुनिटीज के थ्रू कैसे आप असेस कर पा रहे हैं, उन टेक्निक्स को कैसे आप यूज कर पा रहे हैं अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है फीडबैक। लर्नर्स कैन रिसीव ऑटोमेटेड फीडबैक टू देयर असाइनमेंट। जो बच्चे, क्या होता है कि जब भी आपको अगर कोई गेस करिए क्वेश्चन जो है ना आपको इस तरह से है कि अगर बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है,
तो प्रोजेक्ट जब दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है कि जो चीजें आपको मिल रही हैं, इसको डिस्प्ले आता है। जैसे अब जब आप नेट का एग्जाम देने के लिए जाते हो तो पहले आपको डिस्प्ले आता है कि आपका पेपर जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन में आपके 100 क्वेश्चन है। आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट पे। तो ये सारी चीजें पहले इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि अब आपको, आपने सब चीजें पढ़ ली हैं तो आप क्लिक करके आगे बढ़िए। तो आपने डिसीजन ले लिया। फिर आप गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कि आपको ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन, यहाँ एग्जाम में तो आप नहीं करते, बट अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, गाइडेंस मिलती है ईमेल के थ्रू कि आप इस लिंक के थ्रू आगे चले जाइए। या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के जो चीजें आप कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने कंटेंट को पढ़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप जब कंटिन्यूअसली करेंगे तो आप उसमें प्रैक्टिस कर जाएंगे। फीडबैक आपके पास ऑटोमेटेड आ जाती है। आजकल जो असाइनमेंट्स आते हैं, जो आप, अगर आपके देखे जाए, जो आप टेस्ट लेते हैं ना, अकेडमी पे भी टेस्ट लेते, तो बाद में आपका असाइनमेंट का पूरा रिजल्ट निकल के आ जाता है कि ये क्वेश्चन गलत था, ये सही था, इसके एक ये एक्सप्लेनेशन है रीजन के साथ। दिस इज कॉल्ड फीडबैक। तो इसके बेसिस पे जो आपका आंसर आता है निकल के, वो आता है बी, विच इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द सिंक्रोनस लर्निंग। आपको बताना है सिंक्रोनस लर्निंग के बेसिस पे कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग जो बिल्कुल फेस टू फेस की जा रही हो, या फिर अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं हो रही है, अगर हम लाइव क्लास में बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, जहां पे आपको हाथ के हाथ फीडबैक मिल रहा है थ्रू योर इंस्ट्रक्टर, ये आपकी सिंक्रोनस लर्निंग होती है। असिंक्रोनस लर्निंग जो आप डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अपने टाइम एंड शेड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड asynchronous लर्निंग। तो एक बार देख लेते हैं। सिंक्रोनस लर्निंग रेफर्स टू अ लर्निंग इवेंट। सिंक्रोनस लर्निंग क्या रेफर करता है, एक लर्निंग इवेंट को रेफर करता है इन विच अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंगेज्ड इन लर्निंग एट द सेम टाइम। ये देखो, ये अच्छी बात लिखी है इसमें, दैट मीन्स ये सिंक्रोनस लर्निंग की बात कर रहा है, सेम टाइम में। पार्टिसिपेंट्स कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड स्केड्यूल। ये बात किसकी कर रहा है, असिंक्रोनस की। ओके, क्योंकि सिंक्रोनस में क्या होता है, सेम टाइम पे होता है, बट असिंक्रोनस में क्या होता है, अपने टाइम और स्केड्यूल के हिसाब से। रियल टाइम फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्टर, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात कर रहा है सिंक्रोनस की। अपने अकॉर्डिंग अगर आप लर्न करें तो ये अगेन किसका हो गया, आपका असिंक्रोनस। so that means A and C is your correct answer which belongs to the synchronous learning. So thank you friends for your attention, stay blessed, enjoy learning. मैं थोड़ा सा I'm down right now due to some cold and cough, so मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी, बट डेफिनेटली मैं अपकमिंग उसमें वीडियोस आपके रेगुलर डालूंगी ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। So thank you friends for your attention, stay blessed, enjoy learning, see you soon with the next video.